सर व्यूवर्स को बताएं कि नेशनल असेंबली की सीट आपने क्यों रेफर की है? विदाउट इसके भी तो आप आवाम की खिदमत कर सकते हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुझसे कहा था, मैं उनकी वजह से सियासत में आया अच्छा। कि वो चाहती थी कि पढ़े लिखे यंग लोग सियासत में आए। ठीक है। तो इस तरह से ये 2002 के इलेक्शन मैंने लड़े थे। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं सियासत में आऊं और अपनी आवाज खुद उठाऊं, बिल्कुल अपने जबरदस्त। लोगों की आवाज में खुद उठाऊं, जो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में किसी से इत्तेहाद करने का सोचेगी? और 1100 अरब रुपए इमरान खान साहब ने जब कराची डूबा था सैलाब में, ठीक। तो ऐलान किए थे बारिशों में 1100 अरब। उसमें पानी के थे, तरक्याती मंसूबे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, सीवरेज के प्रोजेक्ट थे। एक प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। मैंने तो पहले जाके ये साफ पूछना है कि वो 1100 अरब रुपए कहाँ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट आरिफ शाह। नाजरीन, इलेक्शन की गर्मी चल रही है तो सोचा किसी पॉलिटिकल लीडर को इनवाइट करें, उनके साथ पॉडकास्ट करें। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हमारे साथ पैनल पर मौजूद है। NA 241 के कौमी असम्बली के लिए कैंडिडेट हैं और कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सर। तो आइए इनसे जानेंगे कि इनकी सियासत में आने की खास वजह सर आपकी। देखिए, बाहर बिजनेसमैन स्पॉन्सर करते हैं पार्लियामेंटेरियन को, और वो जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनकी आवाज बनते हैं सही। और उनको सपोर्ट करते हैं पॉलिसियों में। हमारे मुल्क में इस तरह का कोई निज़ाम नहीं था। लिहाजा एज ए बिजनेसमैन जो हम एक स्टेक होल्डर हैं, हमारी अरबों की सरमायाकारी है, सनतें हैं, हम जॉब्स फराहम करते हैं, हम एक्सपोर्ट मुल्क के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के देते हैं। तो हमारा पार्लियामेंट में कोई बोलने वाला नहीं होता था, हमारे इश्यूज उजागर करने वाला कोई नहीं होता था, बजट पे बहस में हमारा बिजनेसमैन कोई नहीं होता था। ये जागीरदार, जमींदार, फ्यूडल लॉर्ड्स, यही लोग पार्लियामेंट में होते थे और हमारे किस्मत के फैसले होते थे, और अब भी हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं सियासत में आऊं और अपनी आवाज खुद उठाऊं, अपने लोगों की आवाज में खुद उठाऊं, जो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूं। बिल्कुल। और फिर शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुझसे कहा था, मैं उनकी वजह से सियासत में आया अच्छा। कि वो चाहती थी कि पढ़े लिखे यंग लोग सियासत में आए। तो इस तरह से ये 2002 के इलेक्शन मैंने लड़े थे। सियासत में तो मैं 1994 से हूँ, जब शहीद बेनजीर भुट्टो से मुलाकात हुई थी। फिर उनके मैं एडवाइजर भी रहा, फिर मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब का एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन टेक्सटाइल था। तो 2008 में हम इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन MK मेहरा ने रिजल्ट जो है वो सब तब्दील करे। उस वक्त उनका एक बड़ी ताकत होती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और मैं चाहता हूँ कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे दोबारा पार्लियामेंट में आए और जमहूरियत का सफर दोबारा शुरू हो। इस सफर को रुकना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। सर व्यूवर्स को बताएं कि नेशनल असेंबली की सीट आपने क्यों रेफर की है? विदाउट इसके भी तो आप आवाम की खिदमत कर सकते हैं। इसके लिए कि ये नेशनल असेंबली पॉलिसियां बनाती है। ठीक है। वो पॉलिसी मेकिंग एक इदारा है और हमें पॉलिसियां में तब्दीलियां लानी है, रिफॉर्म्स लानी है, इस्लाहात लानी है। लिहाजा हमें कौमी असम्बली में रह के अपनी आवाज को उठा के मनवाना है। मैं इसलिए ये कौमी असम्बली के फोरम में आया हूँ, जो पूरे पाकिस्तान को कैटर करता है, किसी एक शहर की नुमाइंदगी नहीं करता। जबरदस्त। अच्छा सर, व्यूवर्स को ये बताएं कि इलेक्शंस वक्त पर अभी भी कभी डिले हो रहे हैं, कभी आगे पीछे हो रहे नहीं, हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और इलेक्शन वक्त में न होने की वजह से सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा। IMF और इंटरनेशनल इदारे जो हमें फाइनेंसिंग कर रहे हैं, वो हमारी इमदाद रोक देंगे। JSP प्लस एक सहूलत दी है यूरोपियन यूनियन ने, 27 ममालिक ने, वो रुक जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। लिहाजा IMF और दीगर डोनर्स एजेंसीज को ऑन बोर्ड रखने के लिए जरूरी है कि आप वक्त पे इलेक्शन भी कराएं और ट्रांसफर ऑफ पावर भी हो पीसफुली, खुश उसलूबी से। जबरदस्त।
सर हम मान लेते हैं कि 9 फरवरी को आपको खुशखबरी मिल जाती है कि आप नेशनल असेंबली के मेंबर बन चुके हैं। तो सोसाइटी में कौन-सी तब्दीली लाएँगे आप? क्या समझते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो कराची शहर जहाँ का मैं वासी हूँ, जहाँ पैदा हूँ, पला-बड़ा हूँ, उसकी बात करूँगा। और 1100 अरब रुपए इमरान खान साहब ने जब कराची डूबा था सैलाब में, ठीक। तो ऐलान किए थे बारिशों में। 11 1100 अरब ठीक। उसमें पानी के थे, तरक्कियाती मंसूबे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, सीवरेज के प्रोजेक्ट थे। एक प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। मैंने तो पहले जाके ये साफ पूछना है कि वो 1100 अरब रुपए कहाँ हैं? कहाँ खर्च हुए, और खर्च नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? जब आपने ऐलान किया था कराची के लिए। ठीक है, बस अच्छा स्टेप है ये। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप क्या समझते हैं कि इस साल फेडरल गवर्नमेंट में जगह बना सकती है या नहीं? इंशाल्लाह जी, हमारी पूरी हुँ, हमारे साथ कोalition गवर्नमेंट बनेगी। और सिंध में हमारी भरपूर हुँ, ताकत है, नुमाइंदगी है, और दूसरे सूबों में भी हुँ, हमारी जिस तरह से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो जी, बड़ा मुस्बत मैसेज भेज रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम एक कोalition गवर्नमेंट मरकज में बनाएंगे। वो किसके साथ होती है, किन शराइत पे होती है, वो बात की बात है। इंशाल्लाह सर। अच्छा, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है इस वक़्त? क्योंकि गिरफ्त उनकी ऑलरेडी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो दीगर सियासी जमातें उनको इंटरप्ट कर रही है इसमें या नहीं? देखिए, सिंध में अब जाके हमें बहुत अरसे के बाद अपना मेयर मिला है। जी, कराची के लिए हम काम करना चाहते हैं। सही। यहाँ पे जमातें आती थी, पीटीआई जैसी, वो 2018 के इंतखाब में 16 एमएनए, 32 एमपीएस सही, लेके चली गई, और इसके बाद एक बार कराची नहीं आए। सही। तो ये बहुत जुल्म है, कराची को किसी ने ओनरशिप नहीं दी, हुँ। कराची की मिल्कियत किसी ने नहीं ली, और कराची एक यतीम शहर रहा है हमेशा से। हालांकि गनी परवर शहर है, हाथ फैला के सबको रिसीव करता है, वो लोग यहीं सेटल हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं। लेकिन इस शहर के लिए किसी सियासी जमात ने कुछ नहीं किया। अब कभी सोचा पीपल्स भी नहीं। पार्टी ने पॉलिसी चेंज की है, ठीक है। उन्होंने डिलीवरी कर रहे हैं शहर के लिए, फिर लोगों ने भी उनको वोट दिया है सिटी गवर्नमेंट में। अब देखें, बहुत बड़ी मैंडेट हमको मिली है काउंसलर के इलेक्शन में, और कमिश्नर, और सही। अ, दूसरे जो मेयर कराची का पहली बार तारीख में जो है, हुँ, वो ठीक, सही। पीपल्स पार्टी का बना है। ठीक है, ठीक। अच्छा सर जैसे हम देख रहे हैं अभी फिलहाल जो बाकी सियासी जमातें हैं वो इत्तेहाद कर रही है आपस में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में किसी से इत्तेहाद करने का सोचेगी? देखिए, अभी तक हमारा कोई इरादा है और हमारा कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आखिरी वक्त तक इलेक्शन में आपके इत्तेहाद होते हैं, जोड़-तोड़ होती है, सीट एडजस्टमेंट होती है। ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। चलिए ठीक। अच्छा सर सोशल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें पाकिस्तान में मैं सर आपको सरसरी बता देता हूँ जो मुझे याद है जहाँ तक। वैसे तो इसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। इलिटरेसी है, पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो है इसमें हम ये कह सकते हैं चाइल्ड लेबर है, फॉरेन डेब्ट्स है। ये कैसे सोशल इश्यूज़ हैं, कैसे इस पे सॉर्ट आउट इसको कैसे किया जा सकता और इसके लिए तालीम को हमें है? हुँ, फ़रोग़, और अच्छी तालीम, हुँ, न्यू ठीक है। करिकुलम के साथ टीचर जिसमें ट्रेन हो, वो इस वक़्त हमारे पास 4 निज़ाम चल रहे हैं तालीम। एक मज़हबी तालीम जो मदरसों में मिलती है, जी, जी। एक येलो स्कूल जो उर्दू मीडियम स्कूल, एक इंग्लिश ओ लेवल, ए लेवल, ओ लेवल और एक इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट। 4 ज़हन आप पेश कर रहे हैं इस सोसाइटी में। 4 बटे हुए ज़हन, हर एक समझता है कि मैं सही हूँ। हुँ, लिहाज़ा हमें इस फ़र्क को कम करना है, और अमेरिका में या लंदन में भी प्राइवेट और हुकूमत के स्कूल होते हैं, लेकिन बहुत कम फ़र्क होता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो हुकूमती स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल बहुत फ़र्क है। अच्छा सर अगर हम इकोनॉमी की बात करें, हमारी इकोनॉमी तो इस वक़्त बिल्कुल अनस्टेबल है। इकोनॉमी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, हमने मुल्क में लोगों का एतबार एतमाद अपने मुल्क पे क्रिएट करना है कि पाकिस्तान पे वो एतबार एतमाद करें। हमारे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल लाखों की तादाद में लोग और चले गए। 6 लाख के करीब जो हैं वो गए लोग हैं अभी।
तो ये हमारे मुल्क में टैलेंट का फुकदान कर देगा, कमी हो जाएगी। लिहाजा मुल्क में हमें जॉब क्रिएशन करना है, मुलाजमतों के मौके फराहम करने हैं और ब्रेन ड्रेन को रोकना है। बहुत बड़ा मसला है। ये एक हमारे मुल्क का बहुत संगीन मसला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नई हुकूमत आने के बाद इस चीज़ के ऊपर वो तवज्जो देगी कि लोगों को मुकामी सतह के ऊपर मुलाजमतें मिल सके। इंशाल्लाह हमें इंतजार रहेगा इसी घड़ी का। इंशाल्लाह जी। अच्छा सर, आपकी नजर में आप क्या समझते हैं, आपकी साइड में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है इस वक्त? लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं रुक सकी अभी तक, और दहशतगर्दी की वजह से नई सरमायाकारी भी नहीं आ रही है। यहाँ के लोग भी सरमायाकार बाहर जा रहे हैं, अपने सरमायाकारी बाहर लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अमन अमान की बेहतर सूरत हाल और सिविल और मिलिट्री क़यादत का मिल के काम करना का जो एक मॉडल है, वो नहायत कामयाब मॉडल है, उसी को जारी रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे एक अवामी सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद इख्तिताम की साइड पे जाएंगे। लाइक हमारा टैक्स देना आप क्या समझते हैं, जायज़ है या नाजायज़? अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क की मशीनरी नहीं चल पाएगी, ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। लिहाजा आपको अपना फर्ज और हमें अपना फर्ज अदा करना है, लेकिन साथ साथ आप अपनी आवाज़ ऊंची करें, आप अपने मुतालबे रेस करें, जिसमें आपकी जायज़ मुतालबात जो हैं वो हों, जो सहूलतें आपको चाहिए, जो तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें आपको तो हम देना टैक्स दे रहे हैं, वो हमें चाहिए, मिल ही नहीं रहा, तो फायदा क्या वो सर मिलना इसका? चाहिए कि आप लें। ठीक है। टैक्स रोक के आप ये बरात नहीं ले सकते, टैक्स दे के आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ज़बरदस्त। ओके, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इनसे यही जो है तवक्कुआत है। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट NA 241 कौमी असेंबली के कैंडिडेट मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।